क्या आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा शहर था जहां पर कोई भी किला नहीं था? या फिर वो कौन सा शहर था जहां पर जो घरों के मुख्य दरवाजे थे वो सड़कों की तरफ खुला करते थे? ऐसे ही कुछ सवालों के साथ आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड कराया गया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप अपना कमेंट बिल्कुल बेझिझक अपना कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो देखिए, बिना स्किप करे देखिए। हर एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एग्जाम की तैयारी पूरी हो चुकी है तो इस वीडियो को आप एक टेस्ट के जैसा ले सकते हैं और आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपके जो इस टॉपिक के ऊपर है वो कमांड कितनी अच्छी है, आपके इंडिविजुअली कितने मार्क्स आ रहे हैं बिना किसी चीटिंग के, वो आप अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख के अपने टेस्ट को लगाना चाहते हैं। ठीक है, और जो लोग इन नॉलेज के लिए इसको देखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं फॉर ऑल योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहला क्वेश्चन जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा सभ्यता से है, वो क्वेश्चन है आपका कि 1921 में पहले हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? तो वेरी इजी क्वेश्चन, जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस क्वेश्चन का आंसर ना बहुत आराम से पता होगा। दैट करेक्ट आंसर इज, आपका पेन सेलेक्ट कर, दयाराम साहनी। सही आंसर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें दयाराम साहनी की, तो इनका पूरा नाम था राम बहादुर दयाराम साहनी। 1921 में इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। इन्होंने किसके अंडर काम करके, किसके निर्देशन में काम किया था? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में काम किया था। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किया जाने वाला पहला स्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी का जो सबसे पहला स्थल था जिसका उत्खनन किया गया था, वो आपका हड़प्पा था। ठीक है, ये आई होप सबको ही पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रखी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित था? तो जो आपका हड़प्पा जो स्थल था वो किस नदी के तट पर स्थित था? तो आप इसका आंसर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? रावी नदी के किनारे था। चलिए ठीक है, रावी नदी के तट पर स्थित था। रावी नदी के कौन सी साइड की बात करें? लेफ्ट तट पर, मतलब बाएं तट पर स्थित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? तो मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो ये किस नदी के तट पर स्थित था? सिंधु नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, इसके बारे में जानकारी दे रखी है कि मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर था। अच्छा, वो अगर हम हड़प्पा की बात करें तो वो लेफ्ट तट पर था, रावी नदी के, और ये मोहनजोदड़ो राइट साइड है किसके? सिंधु नदी के। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अच्छा इसमें एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो जो है उसको एक तो हम ये बोलते हैं, ये जो आपका लिखा ही हुआ है मृतकों का टीला, और दूसरा एक और नाम से जाना जाता है सिंध का बाग। किसके नाम से जाना जाता है? सिंध का बाग के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों ही नाम आप याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है? गुजरात में स्थित कौन सा हड़प्पा स्थल अपने विशाल जल जलाशय प्रणाली के लिए जाना जाता है? जल जलाशय प्रणाली, वाटर रिजर्वियर सिस्टम के नाम से जो जाना जाता है वो कौन है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो उससे पहले धौलावीरा के बारे में कुछ जानकारी देख लीजिए कि धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में स्थित है, जहां से जल संचय, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के अद्भुत साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, 16 बड़े जलाशयों में पाया जाता है। हाल ही में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। तो धौलावीरा आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे है? गुजरात में, कच्छ जिले में, भचाऊ तालुका में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से रिलेटेड है धौलावीरा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? तो सबसे बड़ा और भारतीय स्थल की अगर हम बात करें तो हमारा सही आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। राखीगढ़ी कौन सी नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि कहाँ पे, तो इंडिया में कहाँ पर है? हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में, हिसार जिले में आपको राखीगढ़ी मिलेगा। ठीक है, चलिए भारत का सबसे बड़ा स्थल है। आगे अगर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की दक्षिणी सीमा सीमा किस स्थल द्वारा निर्धारित की जाती है? तो दक्षिण में, मतलब अगर हम इस हड़प्पा को इस डायरेक्शन में बांटें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो जो साउथ मोस्ट जो है वो आपका क्या है? दैमाबाद। क्या है? दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र, अहमदनगर जिले में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रवरा नदी के किनारे है। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से तांबे का रथ चलाते हुए एक मनुष्य की मूर्ति मिली है। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से याद रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कौन सा हड़प्पा स्थल ईरान सीमा के पास सबसे पश्चिम में है? अभी हमने जो बात किया था ये कहाँ है? सबसे साउथ में। अब पूछा जा रहा है पश्चिम में कौन सा है? तो पश्चिम में आपको याद रखना है ये सुतका गेंडोर आपका सही आंसर हो जाएगा, जो क्या है, मतलब सबसे वेस्टर्न साइट है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम सुतका गेंडोर की बात करें तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दाशक नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? दाशक नदी के किनारे है, और यह एक महत्वपूर्ण तटीय व्यापारी बंदरगाह था जो मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के काम आता था।
कालीबंगन स्थल आधुनिक भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगन का आपको याद रखना है कि कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कालीबंगन राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला है एक, वहाँ मिलेगा। और राजस्थान में कौन सी नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम पूछें कि जो कालीबंगन है इसका मतलब क्या है, तो काले रंग की चूड़ियाँ आपको याद रखनी है। कालीबंगन से काले रंग की चूड़ियाँ आपको याद रखनी रहेगी। ठीक है, तो कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान, घग्गर नदी के किनारे, हनुमानगढ़ जिले में है, जिसका मतलब है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कौन सा स्थल शहर के विशिष्ट 3 भागों में विभाजित दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर का साक्ष्य प्रदान करता है? तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि हड़प्पा के ज्यादातर शहर या स्थल जो थे वो 2 भागों में डिवाइडेड थे। एक था दुर्ग और एक था निचला दुर्ग। ठीक है, 2 भागों में डिवाइडेड था ज्यादातर। लेकिन एक्सेप्शन की अगर हम बात करें, विशिष्ट रूप से जो आपका इनमें से कौन सा एक सही ऑप्शन है जो इन तीन भागों में आपको डिवाइड करके देखने को मिला है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा। जो धौलावीरा है उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। अदरवाइज हड़प्पा की ज्यादातर जो स्थल हैं वो 2 भागों में डिवाइड किए गए हैं, दुर्ग और निचला दुर्ग। वहीं धौलावीरा को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, दुर्ग, मध्यनगर और निचला दुर्ग। ठीक है, याद रहेगा आपको। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करने वाला आलमगीरपुर स्थल किस नदी के पास स्थित था? तो जब हमने ये देखा तो हमने ये पाया कि जो साउथ में था, जो आपका साउथ था वो था दैमाबाद। क्या था? दैमाबाद। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये था आपका, क्या था वो? सुत का गेंडौर आपका जो पश्चिमी था वो था। अच्छा, इन्होंने पूर्वी बताया है कि जो पूर्वी है वो क्या है? आलमगीरपुर है। क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? यूपी में मेरठ में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मेरठ में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक सेकेंड, मेरठ में आपको देखने को मिलेगा। तो अब ये पूछा गया है कि किस नदी के किनारे है, तो ये किस नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा? हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो आपका हिंडन नदी के किनारे सबसे पूर्वी बिंदु है मेरठ का, अगर हमारे पास एक अब उत्तरी बच रहा है, ठीक है, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। उसमें क्या आता है? मांडा आता है। क्या आता है? मांडा आपका एक जो है वो उत्तरी, मतलब सबसे उत्तरी जो स्थल है वो मांडा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अफगानिस्तान में स्थित कौन सा सिंधु घाटी स्थल व्यापारिक चौकी के रूप में कार्य करता था? मतलब व्यापारिक चौकी का मतलब ट्रेडिंग आउटपोस्ट के बारे में बात की जा रही है। तो आपको अफगानिस्तान से रिलेटेड तो बस आपको 2 ही चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है कि जो अफगानिस्तान है वहाँ पे 2 ही साइट आपको देखने को मिली है। एक तो आपको मिली है आपको शौर्तुघई, और एक आपको देखने को मिला है आपका मुंडीगौक। थोड़ा सा ये कम चले, दो ही साइड आपको मेन रूप से देखने को मिली है। तो इन्होंने पूछा कि जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए थी, ट्रेडिंग आउटपोस्ट के नाम से मेनली कौन काम करता था? तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुर्तुघई के नाम से। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रखी है कि अफगानिस्तान में जो मुख्य रूप से 2 साइट्स मिली थी वो क्या थी? शुर्तुघई और एक ये मुंडीगौक। ठीक है, तो शुर्तुघई मुख्य रूप से लाजवर्तक मणि के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, ये आपको ध्यान रखना है। तो अफगानिस्तान का जैसे ही नाम आता है आपको 2 साइट्स का नाम एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन है कौन सा हड़प्पा स्थल विशिष्ट रूप से बिना किसी स्पष्ट दुर्ग के होने के लिए प्रसिद्ध है? मतलब कोई भी स्पष्ट रूप से ये बताया नहीं गया है कि वहाँ पे कोई दुर्ग है या नहीं है। तो ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर कोई दुर्ग नहीं पाया गया है? तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चन्हू-दड़ो। क्या हो जाएगा? चन्हू-दड़ो। अच्छा, ये अगर पूछा जाए कि चन्हू-दड़ो कौन सी नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे आपको याद रखना है। ये इसको दुर्ग रहित शहर के नाम से भी जाना जाता है। और चन्हू-दड़ो में ही ये क्या है? औद्योगिक शहर था बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मन को, जैसे हम बीट्स बोलते हैं ना, हमने जो पढ़ा है कि मन के कहाँ मिले हैं, तो बीट्स के साक्ष्य, मनकों के साक्ष्य चन्हू-दड़ो में मिले हैं। वहीं के वहीं अगर हम बात करें लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? चन्हू-दड़ो से मिले हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की आधारिक घोषणा के समय ASI के महानिदेशक कौन थे? तो जो आधारिक घोषणा जब हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो उस टाइम पे जो आपके ASI के महानिदेशक जो थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके जो महानिदेशक थे वो कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। अच्छा, इसके लिए आप एक चीज़ और याद रखिए, एक सेकेंड, हाँ, आप 1924 ये ईयर भी याद रखिए, क्योंकि इस टाइम के पे ही ये क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की आधिकारिक घोषणा की गई थी। ठीक है, अच्छा, अगर एक और क्वेश्चन आता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन का नामकरण किसने दिया? मतलब ये नाम किसने दिया? तो ये भी किससे रिलेटेड है? जॉन मार्शल से रिलेटेड। इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से क्या किया? संबोधित किया। तो पहली बार जो यूज़ किया गया था IVC, वो भी सर जॉन मार्शल के द्वारा यूज़ किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में जब हम आते हैं, प्रमुख हड़प्पा शहरों में घरों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो जो हड़प्पा शहर था वहाँ किस सामग्री का यूज़ होता था? तो पकी हुई ईंटों का यूज़ होता था। वहीं अगर हम बात करें इजिप्ट और मेसोपोटामिया, तो यहाँ पे कच्ची ईंटों का यूज़ होता था। किसका? कच्ची ईंटों का। कच्ची ईंटों को कैसे करते थे? ये मिट्टी से बनाते थे और फिर धूप में सुखाते थे और फिर उनका प्रयोग करते थे। वहीं जो हड़प्पा सभ्यता की जब खोज की गई तो इसमें पाया कि जो इसकी ईंटें थी वो पकी हुई थी। इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि ये एक उन्नत व्यवस्था थी। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता एक उन्नत सभ्यता थी। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हड़प्पा के शहरों का विन्यास आमतौर पर किस रूप में किया गया था? ठीक है, तो किस रूप में किया गया था? हड़प्पा साइट्स वर जनरली लाइड आउट इन विच पैटर्न, किस पैटर्न पर आधारित थी हड़प्पा साइट्स? तो वो आपको सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? गृण प्रणाली। गृण प्रणाली यही आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या था, जिसको हम चेस बोर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये आपको नाम थोड़ा याद रखना है। चेस बोर्ड भी बोलते हैं और जाल पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी जो गृह प्रणाली थी उसमें क्या था, जो आपके घर ये जो सड़कें थी वो 90 डिग्री पर कट होती थी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें, शहर जो थे वो चौकोर ब्लॉक्स में बटे हुए थे, तो चौकोर टाइप के बना करते थे। तो इस तरीके का ऐसे ऐसे करके ग्रिड प्रणाली थी कुल मिला के। ठीक है, जिसे जाल पद्धति या चेस बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको जिन इन तीनों में से कोई भी नाम मिले तो आप उसको टिक कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, प्रसिद्ध विशाल स्नानागार किस सिंधु घाटी सभ्यता किस सिंधु घाटी स्थल पर खोजा गया था? ठीक है, तो किस सिंधु घाटी स्थल पर खोजा गया था? विशाल स्नानागार की बात करें तो मोहनजोदड़ो इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक सेकेंड। अगर हम बात करें निर्माण में प्रयुक्त हड़प्पा की ईंटों का जो मानक था वो क्या था? तो करेक्ट रेशियो आपका क्या हो जाएगा? 1:4। ठीक है, 1:2:4 इज योर करेक्ट आंसर। कई बार आपको 4:1 में भी दिख जाता है, तो वो आप देख लीजिएगा कि हाइट लेंथ ब्रेथ क्या दे रखा है, लेकिन ये इस रेशियो में ही माना जाता था। ठीक है, चलिए मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार मुख्य रूप से किस काम आती थी? किस काम आती थी? विशाल जो अन्नागार था मोहनजोदड़ो का, वो किस काम आता था? तो जो आपका ये आ जाएगा धार्मिक सभाओं के लिए नहीं, अधिशेष अनाज के भंडारण के लिए, बिल्कुल अनाज के भंडारण के लिए ये काम आया करता था। चलिए हड़प्पा नगर नियोजन की कौन सी अनूठी विशेषता उनके स्वच्छता के उन्नत ज्ञान को दर्शाती है? तो जो उन्नत ज्ञान को जो दर्शाती है वो क्या आंसर हो जाएगा आपका? किलेबंद की दीवारें, मैन होल के साथ ढकी हुई सड़कों की नालियां, बहुमंजिला इमारतें या विस्तृत सार्वजनिक पार्क। तो आपको याद होगा मैन होल पाए गए हैं। ठीक है, जो नालियां थी वो कैसी थी? ढकी हुई थी। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा कि मैन होल के साथ ढकी हुई सड़कों की नालियां जो थी वो आपके हड़प्पा नगर नियोजन के उसमें एक विशेषता के रूप में पाई गई हैं। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो जुते हुए खेत के साथ किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कालीबंगन। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से मिले। खेतों के साक्ष्य कालीबंगन से मिले, जहाँ पर हम ये देख सकते थे कि एक साथ दो फसलों को उगाने के साक्ष्य भी कालीबंगन से मिले हैं। जैसे कि सरसों और चना को एक साथ उगाया जा सकता था, तो ये साक्ष्य भी आपको कहाँ से मिले? कालीबंगन से। तो खेतों के जुते हुए खेतों के या एक साथ दो फसलों के साक्ष्य की अगर बात की जाए तो कालीबंगन आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस स्थल पर ईंटों से निर्मित एक कृत्रिम गोदीवाड़ा जिसे बंदरगाह खोजा गया? ठीक है, तो बंदरगाह जैसे ही नाम आए आपका आंसर तुरंत लोथल हो जाना चाहिए। ठीक है, लोथल कहाँ है? गुजरात में अहमदाबाद जिले में है, भोगवा नदी के किनारे है, और ये पहला मानव निर्मित बंदरगाह मिला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि किस स्थल से मिट्टी से बने हल्का खिलौना या प्रकृति प्राप्त हुई है? टेराकोटा। ठीक है, तो मिट्टी से बना जो हल्का खिलौना है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपको वो याद रखना पड़ेगा, बनावली। बनावली से आपको मिट्टी का बना हुआ हल्का खिलौना आपको मिला है। बनावली है कहाँ? तो आपको याद रखना है हरियाणा में है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में जो पुराना हिसार है ना, वही आज जो फतेहाबाद जिला है वहाँ पर आपको हरियाणा में बनावली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हड़प्पा शहर में घरों के दरवाजे और खिड़कियां आमतौर पर कहाँ खुला करती थी? तो कहाँ खुला करती थी? बगल की गलियों और आंगनों में। कहाँ खुलती थी? बगल की गलियों और आंगनों में। लेकिन आपका एक एक्सेप्शन है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ के ज़्यादातर जो शहर थे या स्थल थे, उनकी जो घर के दरवाजे थे वो कहाँ खुलते थे? बगल की जो गलियाँ थी और आंगन थे वहाँ खुला करते थे, मुख्य सड़क की ओर नहीं खुला करते थे। ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक एक्सेप्शन है कि उस स्थल के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे, तो आपको आंसर याद रखना है लोथल। क्या याद रखना है? लोथल एकमात्र ऐसा शहर था स्थल था जहां पर जो घर के दरवाजे थे मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। ठीक है, अच्छा हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा शहर के घरों के जो दरवाजे थे वो गलियों की तरफ क्यों खुल रहे थे? क्योंकि वो जो धूल धकड़ गंदगी से बचने के लिए उन्होंने जो अपने जो छोटे छोटे दरवाजे थे वो साइडों से खोल के रखे थे, मेन रोड पर दरवाजे का मुंह नहीं किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा वासियों की मुख्य खाद्य फसल थी? तो खाद्य फसल सबसे ज़्यादा वहाँ की क्या थी? गेहूं और जो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का याद रखना है कि जो हड़प्पा वासियों की खाद्य फसल जो थी वो गेहूं और जौ आपके सही आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी विश्व में सबसे पहले किस वस्तु का उत्पादन करने वाले लोग थे? तो इसमें से क्या था जिसका हड़प्पावासियों ने सबसे पहले उत्पादन किया था? ठीक है, तो जो उत्पादन किया था, प्रोड्यूस किया था, क्या किया था? सबसे पहले कपास को उन्होंने क्या किया था? प्रोड्यूस किया था। ठीक है, अच्छा यूनानियों ने कपास को सिंडन भी कहा क्योंकि सबसे पहले सिंध लोगों ने ही क्या किया था? कपास का प्रोडक्शन किया था। ठीक है, इस वजह से कपास को सिंडन भी कहा जाता है। और किसने कहा है? यूनानियों ने कहा है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 अगर हम बात करें, हड़प्पावासी लाजवर्त एक बहुमूल्य नीला पत्थर मुख्य रूप से कहाँ से आयात करते थे? तो ये जो मुख्य रूप से नीला पत्थर जो था, नाम आप याद रखिएगा, लाजवर्त कहाँ से आयात करते थे? तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बदक
ये जो आपका है ना, ये एक बार पढ़ लीजिएगा, बदखान शाह अफगानिस्तान, यहाँ से क्या करते थे, वो जो नीला पत्थर है वहाँ वहाँ का आयात करते थे, इंपोर्ट किया करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किस प्राचीन सभ्यता के लोग सिंधु क्षेत्र को मेलुआ कहते थे? सिंधु क्षेत्र को क्या कहते थे? मेलुआ कहते थे। तो कहाँ के लोग कहते थे? मेसोपोटामिया वासी जो थे वो सिंधु प्रांत के लोगों को क्या कहते थे? मेलुआ कहते थे। वहीं आपको याद रखना है, जो बदरीन जो लोग थे ना, बदरीन लोगों को वो लोग क्या बोलते थे? दिलमुन बोलते थे। क्या बोलते थे? दिलमुन। वहीं ओमान के लोगों को वो मगन बोलते थे। ओमान के लोगों को मगन बोलते थे और बदरीन के लोगों को दिलमुन बोलते थे और सिंध लोगों को मेलुआ बोलते थे। इसीलिए इस सभ्यता को मेलुअन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगर हम बात अगले क्वेश्चन की करें, हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में सबसे अधिक किस सामग्री का उपयोग किया गया है? सबसे अधिक किस सामग्री का उपयोग किया गया है? तो आपको याद रखना है, सेल खड़ी का यूज सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है। हड़प्पा की तौल प्रणाली निचले स्तर पर किस बुनियादी इकाई प्रारूप का अनुसरण करती है? तो निचले स्तर पर अगर आप बात करें, निचले स्तर पर बाइनरी सिस्टम, ये द्विआधारी प्रणाली का प्रयोग करती है, मतलब डबल होते जाते हैं, 1 का 2, 2 का 4, 2 4 का 8, 4 का 8 का 16, 16 का 32, इस तरीके से क्या होती जाती है? डबल होती जाती है। तो जो निचले स्तर के लोग थे वो इसका प्रयोग किया करते थे। वहीं अगर हम बात करें यहाँ की, जो आपके जो थे वो जो उच्च स्तर के लोग थे वो दशमलव प्रणाली का यूज़ किया करते थे। ठीक है। दशमलव प्रणाली का यूज़ अगर निचले स्तर की बात करें तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाइनरी सिस्टम। द्विआधारी प्रणाली का यूज़ किया करते थे निचले स्तर के लोग, मतलब हड़प्पा सभ्यता में निचले स्तर पर जो रहते थे वो लोग बुनियादी रूप से द्विआधारी प्रणाली का यूज़ किया करते थे। वहीं जो उच्च स्तर पर रहते थे वो दशमलव प्रणाली का यूज़ किया करते थे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, चावल की खेती के साक्ष्य प्रमुख रूप से किन स्थलों पर पाए गए हैं? तो चावल की खेती के लिए आपको याद रखना है, ये लोथल और रंगपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। लोथल और रंगपुर दो ही एकमात्र कुछ मतलब यही दो स्थल हैं जहां पर चावल की खेती के साक्ष्य आपको मिले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हड़प्पावासी कांसा बनाने के लिए तांबा किस क्षेत्र से प्राप्त किया करते थे? पहले तो आपको पता होना चाहिए, जो हड़प्पावासी थे ब्रॉन्ज बनाने के लिए कॉपर प्लस टिन करके वो ब्रॉन्ज बनाया करते थे। ठीक है। तो ये जो तांबा था, ये ब्रॉन्ज कहाँ से प्राप्त किया करते थे? तो ये आपको कहाँ से प्राप्त होता था? तो ये आपका ये जो है ना, खेतड़ी खदानें, राजस्थान की खेतड़ी खदानों से आपको ये प्राप्त हुआ करता था। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो परिपक्व चरण के दौरान हड़प्पा वासियों द्वारा संभवतः किस जानवर को नहीं पाला गया या वे उससे अपरिचित थे? तो इनमें से कौन है जिसको हड़प्पावासी नहीं जानते थे या जिनसे अपरिचित थे, पता नहीं था? तो बैल के बारे में पता था, भेड़ के बारे में पता था, भैंस के बारे में पता था, लेकिन घोड़े के बारे में उनको नहीं पता था उस समय। बेशक कुछ घोड़े के साक्ष्य मिले, लेकिन फिर भी उनसे वो मतलब ये नहीं पता चलता कि घोड़े को किसी ने पालतू रूप में या व्यापारिक रूप में यूज़ किया गया है। तो कुछ उसके ज़्यादा साक्ष्य नहीं, कुछ पता नहीं चलता है। चलिए तो ये देखिए, इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिए। हालांकि सुरकोटता गुजरात से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं, लेकिन सामान्य तौर पर परिपक्व हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के व्यापक उपयोग से उसे पालतू बनाए जाने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। वे कुबड़ वाले सांड, जिसे हम्प्ड बुल कहते हैं, को सबसे पवित्र मानते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए, याद रखिएगा कि जो इनके लिए सबसे पवित्र कौन था। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पवित्र क्या था? कुबड़ वाला सांड इनके लिए सबसे पवित्र वो माना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, तो हड़प्पावासी किस जल निकाय के माध्यम से सक्रिय समुद्री व्यापार मार्ग बनाए रखते थे? तो ये जो आपका 35 क्वेश्चन है जो है वो कहाँ किस मार्ग से हुआ करता था? किस मार्ग से बनाए रखते थे? तो ये अरब सागर से। किस मार्ग से व्यापार किया करते थे? समुद्री मार्ग कौन सा फॉलो करते थे? अरब सागर वाला। चलिए कांस्य से बनी प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति, किसकी मूर्ति? नर्तकी की मूर्ति जो थी वो इनको कहाँ से मिली है? कि खोदाई की गई थी। तो ये नर्तकी की मूर्ति आपको इनको कहाँ से मिली थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से मिली थी। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, पशुपति मोहर पर एक देवता को जानवरों से घिरा हुआ दिखाया गया है, इस पर कौन सा जानवर मौजूद नहीं है? तो आपको ये याद रखना है कि जो पशुपतिनाथ थे, ठीक है, एक सेकंड में बस एक सेकंड लूंगी, पशुपतिनाथ की जो मोहर थी, जो पशुपतिनाथ की मोहर थी उसको जानवरों से घिरा बताया गया है। ठीक है। जो पशुपतिनाथ जी थे उनको जानवरों से घिरा बताया गया है। तो ये जो आपका इनमें से कौन उनके पास नहीं था, कौन सा जानवर नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए आप ना ये याद भी रखिए कि जो छह जानवर उसमें दिखाए गए हैं, उस मुद्रा में जो अब मोहर है उसमें पशुपतिनाथ जी के पास 6 जानवर का नाम लगाया हुआ है। तो जो अगर हम बात करें राइट, लेफ्ट और जो उनके पैरों के पास है ना, पैरों के पास कौन बैठा है? तो आप याद रखिए, जो राइट है वहाँ पे बाघ बैठा है और हाथी बैठा है। कौन बैठा है? हाथी बैठा है। एक सेकेंड, हाथी बैठा है। वहीं अगर हम लेफ्ट की बात करें तो वहाँ पे गेंडा बैठा है और भैंसा बैठा है। ठीक है। पैरों के पास करें तो 2 हिरन बैठे हैं। कौन बैठे हैं? 2 हिरन बैठे हैं। ठीक है। तो टोटल 6 हो जाते हैं। 6 जानवरों का जिक्र है, हाथी है, बाघ है और गेंडा है, लेकिन शेर नहीं है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा शेर हो जाएगा। ठीक है। ये जो गेंडा है ना, गेंडा, हाँ ठीक है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो शेर है वो उन पशुपतिनाथ के पास नहीं बैठे हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हड़प्पा की राजनीतिक संरचना या शासन
ये शासन की प्रकृति को सबसे अच्छी तरह किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, वहाँ की जो राजनीतिक संरचना थी, उसको सबसे अच्छी तरीके से वर्णन करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक व्यापारिक शासन था, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग क्या कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। तो वर्णिक वर्ग का शासन हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके बारे में आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे भी रखी है कि चूंकि हड़प्पा सभ्यता एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी, इसलिए प्रसिद्ध इतिहासकार किसने बोला है, ये नाम आपको याद जरूर रखने हैं कि व्हीलर और हंटर का मानना था कि जो शासन पुरोहितों और सैनिकों के हाथ में ना होकर किसके हाथ में था, अमीर व्यापारियों के हाथ में था, जिसे ओलिगार्ची के नाम से भी जाना जाता है। तो मतलब कुछ लोगों के हाथ में शासन था, इसीलिए इस सभ्यता को यहाँ जो था, इसको हम वर्णिक वर्ग का शासन भी बोला करते थे। ठीक है, व्यापारियों का शासन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कालीबंगन और लोथल में अग्निकुंड अग्निवेदिका की खोज से किस धार्मिक प्रथा का दृढ़ संकेत मिलता है? तो किस धार्मिक प्रथा का दृढ़ संकेत मिलता है? तो आप मूर्ति पूजा का, यज्ञ अग्निकुंड की बात हो रही है, बिल्कुल यही आपका आंसर हो जाएगा। यज्ञ और अग्निकुंड के का क्या मिलता है, संकेत मिलता है कि हाँ, यहाँ पे अग्निकुंड हुआ करते थे, यज्ञ हुआ करते थे, अनुष्ठान हुआ करते थे। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कालीबंगन और लोथल के दुर्ग की, तो कालीबंगन और लोथल के जो दुर्ग है, वहाँ पे ईंट की दीवारों के पास कुछ अग्निकुंड मिले हैं, जिसमें राख और पशुओं की हड्डियां मिली हैं, जिससे ये बहुत आराम से पता चलता है कि हाँ, यहाँ पर धार्मिक बलि और अग्नि पूजा की चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये कालीबंगन और लोथल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पत्थर से बनी दाढ़ी वाले पुजारी या पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ से मिली है? दाढ़ी वाले पुजारी और पुरोहित राजा की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है? तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से मिली है। चलिए, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए कि जो ये मूर्ति है वो सेल खड़ी से बनी हुई है, और इस पुरोहित ने एक शॉल ओढ़ रखी है जिस पर ट्रिफिल तिप्तियाँ डिजाइन बना हुआ है, उसकी आंखें आधी खुली हैं और ध्यान मग्न मुद्रा में वो बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस मूर्ति के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये आप आगे के लिए याद रखिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए, ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि की प्रकृति कैसी है? प्रकृति की बात करी जाए तो प्रकृति हड़प्पा लिपि की कैसी है? भावचित्रात्मक है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। मतलब यह है कि जब ये जो लिपि है, इसके लिए कोई अक्षरों का यूज़ तो हुआ नहीं है, तो आज तक इसे पढ़ा जा सकता नहीं था। और इसमें क्या है, मेनली चित्रों का यूज़ हुआ, चिन्हों का यूज़ हुआ, और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 250 से लेकर 400 चित्रों का यूज़ इसमें किया गया है, चिन्हों का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो हड़प्पा लिपि है वो कैसी थी, भावचित्रात्मक थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हड़प्पा वासियों के लिखने की शैली जिसमें दिशा दाएं से बाएं और बाएं से दाएं बदलती थी, वो क्या कहलाती थी? जो दिशा की अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट की जो अगर बात करें, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, मतलब जो आपकी पहली लाइन होगी वो कैसी होगी, राइट टू लेफ्ट, एंड फिर होगी लेफ्ट टू राइट। इस तरीके से आप जब लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, बूस्ट्रोफैडन कहलाती है। क्या कहलाती है, बूस्ट्रोफैडन कहलाती है। आप इसको इस तरीके से समझिएगा, जब पहली बार लिखा जाएगा, पहली लाइन लिखी जाएगी तो इस यहाँ से शुरू होगी, राइट टू लेफ्ट जाएगी, फिर यहाँ फिनिश हो जाएगी, फिर अगली लाइन यहाँ से यहाँ आएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी। इस तरीके से आपकी जो है ना, ये शैली इस तरीके से लिखी जाती थी। जैसे आप खेतों में हल चलाते ना, तो बिल्कुल वही वाली पद्धति थी, तो बूस्ट्रोफैडन के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा किस वृक्ष को व्यापक रूप से पवित्र माना गया? तो सबसे पवित्र जो वृक्ष है वो कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पवित्र वृक्ष कौन सा कहलाएगा? आपका बिल्कुल पीपल का पेड़ है, आपका सबसे पवित्र कहलाएगा। ठीक है, इसको कई मोहरों पे भगवान के साथ भी देखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हड़प्पा वासियों में सबसे आम अंतिम संस्कार दफनाने की प्रथा क्या थी? तो जो अगर दफनाने की प्रथा की बात की जाए तो जो दफनाने की प्रथा थी वो कैसी थी? तो आप याद रखिएगा, ये पूर्ण समाधान था। क्या था? पूर्ण समाधान था। उत्तर दक्षिण दिशा में शव को दफनाना, मतलब उत्तर की तरफ तो सर रहेगा और दक्षिण की तरफ पैर रहेगा, इस तरीके से यहाँ पर शव को दफनाया जाता था। ठीक है, एक चीज़ और आप याद रखिए कि जो आपका रोपड़, आप अगर कहीं पढ़ेंगे रोपड़, आपके पास एक जगह है रोपड़ जो पंजाब में, यहाँ पर क्या हुआ है, एक शव मिला है जहाँ पर शव के साथ साथ कब्र में मालिक और कुत्ते को दफनाया गया था। तो आप रोपड़ याद रखिएगा, जहाँ पर एक मालिक और कुत्ते को एक साथ दफनाया गया था एक कब्र में। तो वो कहाँ से साक्ष्य मिले हैं? रोपड़ पंजाब से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बाकी आप नॉर्मल आम तौर पर अगर बात की जाए दफनाने की, तो ये पूर्ण समाधान तरीके से इनको क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। मतलब उत्तर की तरफ सर रहेगा, दक्षिण की तरफ पैर रहेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चन्हू में कौन सा शिल्प उद्योग अत्यधिक विकसित था? तो सबसे ज़्यादा विकसित क्या था? चन्हू से हमें दो चीज़ें बिल्कुल एकदम दिमाग में आ जानी है, एक है मनके और एक है लिपस्टिक। ठीक है, तो चन्हू से मनके बनाना और मोहर काटना यहाँ क्या था, अत्यधिक विकसित था। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता किस व्यापक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता व्यापक ऐतिहासिक काल, कौन से ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है? तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, किस काल के अंतर्गत आती है? तो कांस्य युग के अंतर्गत आती है, आग ऐतिहासिक काल। ठीक है, चलिए हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता की अगर बात की जाए तो के लोगों को कौन सी मुख्य धातु पूरी तरह से अज्ञात थी? हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य धातु से अज्ञात थे। किस धातु से अज्ञात थे? अज्ञात
अज्ञात थे किस धातु से, तो कौन सी ऐसी धातु थी जिससे हड़प्पा सभ्यता के लोग बिल्कुल अज्ञात थे, तो वो था लोहा। तांबा वो जानते थे, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, सीसा, ये सब के बारे में उनको जानकारी थी, लेकिन लोहे के बारे में वो बिल्कुल अज्ञात थे, उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है आपका रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार, किसके अनुसार, रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार, आपका रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का व्यापक रूप से स्वीकृत परिपक्व चरण समय क्या है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे परिपक्व समय है 2600 बीसी से 1900 बीसी, ठीक है। अच्छा, इसका एक और चीज़ अगर आप याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं, जो कार्बन डेटिंग C14 से इस चीज़ का पता चलता है। किससे, कार्बन डेटिंग 14 से इस चीज़ का पता चलता है कि जो सबसे परिपक्व चरण था वो कौन सा था, 2600 बीसी से 1900 बीसी। उसके बाद क्या होता गया उस, हाँ देखिए इसमें इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, कार्बन डेटिंग के बारे में भी उन्होंने बताया हुआ है कि कार्बन डेटिंग 14 पद्धति के अनुसार हड़प्पा जो है सभ्यता के सबसे गौरवशाली और विकसित दौर 2600 से 1900 बीसी तक माना गया था। फिर 1900 बीसी के बाद इसका पतन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस विद्वान ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि आर्य आक्रमण ने सिंधु घाटी की सभ्यता को पतन का कारण बना, सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन का कारण बना आर्य आक्रमण, ये किस विद्वान ने बोला। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क करिए और इसको याद रखिए कि किसने बोला, तो ये आपका ये मार्टिमर व्हीलर ने बोला। किसने बोला, मार्टिमर व्हीलर ने ये बात कही। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी भी दे रखी है कि जो सर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड, दो नाम आपको याद रखने हैं, व्हीलर एंड गार्डन चाइल्ड। कौन कौन, व्हीलर और गार्डन चाइल्ड, आपको दो लोग याद रखने हैं जिन्होंने ये बोला, उनका मानना था कि ऋग्वेद में वर्णित इंद्र, जो ऋग्वेद में इंद्र का जिक्र हुआ है, जिन्हें पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला कहा गया, और आर्यों के आक्रमण ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। तो किन दो लोगों का मानना था, क्वेश्चन आ भी सकता है कि किस किस का मानना था, तो ये आपको याद भी रखना है किस किस का मानना था। ये व्हीलर और गार्डन चाइल्ड का ये मानना था कि जो आपका आर्यों का आक्रमण हुआ था और इंद्र के कारण ये क्या हुआ था, इस सभ्यता का पतन हुआ था, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की और आखिरी क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आधुनिक वैज्ञानिक सर्वसम्मति हड़प्पा शहर के अंतिम पतन का मुख्य कारण किसे माना जाता है। तो अंतिम पतन का अगर हम बात करें तो अंतिम पतन का मुख्य कारण क्या था, क्या माना जाता है, तो आप याद रखिएगा कि जो आपका ये मानसून के पैटर्न में बदलाव, नदियों का सूखना और जलवायु परिवर्तन ही क्या बना था, हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा शहर के पतन का कारण बना था, ये माना जाता है मॉडर्न साइंटिफिक साइंसेस के अनुसार, ठीक है। तो ये आपके हो गए 50 क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने ये 50 के 50 क्वेश्चन सभी बिना स्किप किए वीडियो को किए होंगे और आप अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रहेगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं। अच्छा, ये आखिरी क्वेश्चन के बारे में बताया भी गया है कि आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि कोई एक कारण नहीं था, धीरे धीरे मानसून का पैटर्न बदला, बारिश कम हुई, घग्गर मतलब सरस्वती, आज के टाइम पे सरस्वती जैसी नदियां सूख गई और सिंधु नदी में बार बार आने वाले भयानक बाढ़ के कारण लोग इन शहरों को छोड़कर पूर्व गंगा घाटी की ओर चले गए और इस तरीके से इस सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। तो ये आज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। आपको कैसे लगे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको अच्छा लगा, कोई कमी लगी, कोई भी आपका कोई सजेशन है, मेरे लिए आपका हर एक सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आई होप कि आपके लिए सभी के सभी क्वेश्चन बहुत लाभदायक रहे आने वाले एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।